अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जो कि है एंजाइम्स के हवाले से। एंजाइम का जो चैप्टर है ये आपकी दो बुक्स के अंदर है। ये आपकी फार्माकोग्नोसी का भी पार्ट है और यही चैप्टर आपकी बायोकेमिस्ट्री का भी पार्ट है। दोनों में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिमिलर हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि कोग्नोजी में हैं, बायोकेमिस्ट्री में नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो बायोकेमिस्ट्री में है, कोग्नोजी में नहीं है। तो हम इनको कंबाइन करके एक ही जगह पे हम इनको डिस्कस करेंगे। सो एक ही प्लेलिस्ट में जब आप जाके देखेंगे तो आपको जो एंजाइम का चैप्टर मिलेगा, अगर आप उसको तैयार कर लेंगे तो आपकी कोग्नोजी का भी चैप्टर तैयार हो जाएगा और आपकी बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। तो जो टॉपिक मैं आज आपको स्टार्ट करवा रही हूँ वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है जी, ये टॉपिक आपका सेम है बायोकेमिस्ट्री का भी और कोग्नोजी का भी। तो आप चाहें तो बायोकेमिस्ट्री से तैयार कर सकते हैं, चाहें तो आप कोग्नोजी से तैयार कर सकते हैं, फार्माकोग्नोजी से। मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ फार्माकोग्नोजी से। दोनों की वर्डिंग सेम है, आपकी मर्जी है, आप जहाँ से चाहें इसको तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ऐसी नेचुरल या ऑर्गेनिक सिक्रीशंस होती हैं या प्रोडक्शंस होती हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी में कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसको तेज करते हैं, फास्ट करते हैं, बूस्ट अप करते हैं। इसकी सिंपल से एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो हम उस खाने को अपने दांतों के ज़रिए से चबाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे सलाइवा के अंदर जो है वो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे दांतों की मदद करते हैं और फूड को मज़ीद स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करने में मदद देते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बॉडी के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनके अपने मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि आपका जो माउथ है या जो ओरल कैविटी है, यहाँ से अपने एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जैसे कि अल्फा माइलेज है। इसके अलावा जब आप मैदे में जाते हैं तो मैदे के अपने एंजाइम रिलीज होते हैं, जैसे कि पेप्सिन है, या आप उसको क्या नाम है, लाइपेज कह सकते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज कह सकते हैं। सेम जब आप अपने पेंक्रियाज में देखें तो पेंक्रियाज के अपने एंजाइम्स होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, पेंक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं, और बहुत सारे एंजाइम हैं। इसके अलावा जब आप छोटी आंत और बड़ी आंत में जाते हैं तो वहां से भी बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं वो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से रिलीज होते हैं और इनका बेसिक काम ये होता है कि जब भी आप कोई भी फूड खाते हैं तो उस फूड की ब्रेक डाउन करना और उस फूड को सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना बेसिकली आपके एंजाइम्स का काम होता है। अब हम देखते हैं जनाब एंजाइम की डेफिनेशन बुक के अंदर क्या है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंजाइम की डेफिनेशन क्या होती है। वो कहते हैं जनाब एंजाइम को हम क्लासिफाई करते हैं कि दीज आर द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, या किसी भी चीज़ के या किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम, अब ये क्योंकि हमारे जानदारों की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं तो हम इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये कैटलिस्ट हैं। कौन से सिस्टम के, बायोलॉजिकल सिस्टम के। दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये जानदार की बॉडी खुद पैदा करती है। विच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी क्या करते हैं, उनको बूस्ट अप करते हैं, उनको स्टार्ट करवाते हैं। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या होते हैं, हमारी बॉडी में खुराक का टूटना, हमारी बॉडी में एनर्जी का रिलीज होना, हमारी बॉडी में फीसिस का बनना। तो ये सारे के सारे रिएक्शन क्योंकि बॉडी के अंदर होते हैं तो इनको हम कहते हैं दीज आर बायोलॉजिकल रिएक्शंस। या आप सेकंड डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, कि एंजाइम ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक से मुराद होती है वो चीज़ें जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होते हैं और ये नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और एंजाइम कौन पैदा करता है, हमारी बॉडी के अपने सेल्स जो हैं वो एंजाइम्स पैदा करते हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कैटलिस्ट तो हैं लेकिन कहाँ पे हैं, बॉडी के अंदर, लिविंग जानदारों के अंदर। सो इनको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। सो ये डेफिनेशन हो गई है आपके पास एंजाइम की। उसके बाद आप अक्सर एक लफ्ज़ सुनते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादातर आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। जब हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन करते हैं या जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो एरो के ऊपर हमने कोई ना कोई, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जो एरो का निशान होता है उसके ऊपर अक्सर आपने कोई ना कोई केमिकल पढ़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरह के कोई ना कोई केमिकल्स लिखे होते हैं, उनको हम कहते हैं कैटलिस्ट।
अब कैटलिस्ट क्या होता है और एंजाइम क्या होता है? कैटलिस्ट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये भी हमारी बॉडी में, या आप कह सकते हैं, बॉडी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी से बाहर, ये उन रिएक्शंस को तेज़ करने के काम आते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप आग जला रहे हैं, उस आग को जलाने के लिए अगर आप कोई कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तो आपकी जो आग है वो तेज़ी से जल सकती है। ठीक है, या किसी चीज़ को आप मेल्ट कर रहे हैं, उस मेल्ट करने के दौरान अगर आप उसके अंदर कोई कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तो वो चीज़ जल्दी मेल्ट हो सकती है। तो ये डिफरेंस होता है कैटलिस्ट और एंजाइम के अंदर। आगे जाके मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी भी बताऊंगी कि एंजाइम्स और कैटलिस्ट में 5 से 6 बेसिक डिफरेंस है, जो कि आपसे अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद 2 डेफिनेशंस आपकी बुक के अंदर लिखी हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। याद रखिएगा, वो सब्सटेंस जो कि नेचुरल होते हैं, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होती है, इनको आप ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का मौजूद होना लाजमी नहीं होता, उनको आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ये वो डेफिनेशंस हैं जो कि आप सब ने अपनी 9th-10th की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी हुई है। उसके बाद एक लफ्ज़ होता है सबस्ट्रेट। ठीक है, एक वर्ड होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जी एंजाइम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रोटीन्स खाई हैं, आपने शुगर खाई हैं, तो एंजाइम जाएगा और उस चीज़ की ब्रेक डाउन करेगा। तो वो टारगेट एरिया जिसके ऊपर एंजाइम जाता है, अटैक करता है, उस टारगेट एरिया को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने शुगर मॉलिक्यूल्स खाए हैं या मैंने कोई फ्रूट खाया है और मेरी बॉडी से एक एंजाइम रिलीज हो रहा है जिसका नाम है एमाइलेज एंजाइम, ये एंजाइम जाके मेरी ग्लूकोज के ऊपर या मेरी जो शुगर है उसके ऊपर अटैक करेगा, तो इसका टारगेट क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल है, तो उस शुगर मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट बेसिकली वो टारगेट साइट होती है जिसके ऊपर एंजाइम जाके अटैक करता है और उस चीज़ की ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, यहाँ पे 2 डेफिनेशंस आती हैं। एक तो आपके पास डेफिनेशन आती है सबस्ट्रेट की, और दूसरी डेफिनेशन आती है एक्टिव साइट की। इन दोनों में फ़र्क होता है और ये अक्सर पूछ ली जाती हैं। सबस्ट्रेट, ये मैं सपोज करें मैंने एक शुगर मॉलिक्यूल बनाया है और इस शुगर मॉलिक्यूल को मैं तोड़ना चाहती हूँ, तो इसको तोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए? इसको तोड़ने के लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए। ये मैंने एंजाइम बनाया है इस शक्ल का। तो वो चीज़ जिसको जाके एंजाइम ने तोड़ना है, उस चीज़ को आप क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। अगर ये प्रोटीन हो या लिपिड्स हो या शुगर हो जिस पे एंजाइम आके अटैक करेगा, उसको तोड़ेगा, उसको आप सबस्ट्रेट कहेंगे। एक्टिव साइट क्या होती है? देखिए, एंजाइम की मुख्तलिफ जगह है। एक तो ये साइट है, एक ये वाली लाइन आपको जगह नज़र आ रही है, एक ये वाली साइट नज़र आ रही है। टोटल 3 साइट्स हैं। ये मैंने रैंडम से एक शेप बना के आपको दिखाई है। अब मैं कहती हूँ कि एंजाइम जो है वो इस जगह से जाके सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। तो एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ जिस जगह से अटैचमेंट की है वो साइट नंबर 1 है। उस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। यानी एंजाइम की वो जगह जिससे जाकर ये किसी भी सबस्ट्रेट की बॉडी के साथ अटैच होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। सपोज करें ये जो बुक है ये एक सबस्ट्रेट है, ये जो है ये एक एंजाइम है, मैं निब को अटैच कर रही हूँ सबस्ट्रेट के साथ। तो क्योंकि निब वो एरिया है जो कि आपकी बुक के साथ ये सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच हुआ है, तो इस निब को मैं क्या कहूँगी कि ये क्या है? एक्टिव साइट है। जबकि ये पूरी बॉल पॉइंट क्या है? ये एंजाइम है। तो एक्टिव साइट वो जगह होती है जिससे एंजाइम जाके सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और सबस्ट्रेट को तोड़ने की जो सलाहियत होती है वो भी इसी एक्टिव साइट के अंदर जो है वो मौजूद होती है। तो यहाँ पे ये 2 कॉन्सेप्ट जो है वो आप याद रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। तो आपके पास तकरीबन 5 डिफरेंस लिखे हुए हैं कि एंजाइम और कैटलिस्ट के दरमियान में क्या डिफरेंस है। अब ज़रा हम इनको देखते हैं। एंजाइम जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, यानी कि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होती है। जबकि कैटलिस्ट आपके ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर
कार्बन और हाइड्रोजन का मौजूद होना लाजमी नहीं होता, इसलिए हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, जबकि कैटलिस्ट क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो आपके पास नेचर का आ जाता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि एंजाइम जब किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं या किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन में हिस्सा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब वो चीज़ की ब्रेक डाउन कर देते हैं तो उसके बाद एंजाइम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम अगर कोई नई चीज़ आती है और नई चीज़ की ब्रेक डाउन बॉडी के अंदर करनी होती है तो आपकी बॉडी न्यू एंजाइम पैदा करती है। तो बेसिकली बताने का मकसद है कि एंजाइम्स जो हैं वो मोस्टली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक डाउन करने के बाद ये अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं और नई चीज़ के लिए बॉडी नए एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। जबकि कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ की ब्रेक डाउन करेंगे तो एक चीज़ की ब्रेक डाउन करने के बाद वो ब्रेक हो जाएंगे, बल्कि कैटलिस्ट चीज़ों की ब्रेक डाउन करने के बाद भी बच जाते हैं और सेम कैटलिस्ट आप किसी और चीज़ की ब्रेक डाउन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कैटलिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। सो कैटलिस्ट जो हैं वो एक ही केमिकल रिएक्शन करने के बाद ख़त्म नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते, बल्कि ये उसके बाद भी आप किसी और रिएक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसका दूसरा डिफरेंस क्या हुआ कि एक जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक डिस्ट्रॉय नहीं होते। तीसरी चीज़ है एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर। मोर स्पेसिफिक से क्या मुराद है, मोर स्पेसिफिक से मुराद है कि एंजाइम जो हैं वो अपना काम करने में बहुत मखसूस होते हैं। आपने या कुदरत ने जिस एंजाइम के ज़िम्मे जो जिम्मेदारी लगाई है, जिस चीज़ की ब्रेक डाउन की जिम्मेदारी लगाई है, वो एंजाइम सिर्फ वही चीज़ तोड़ता है, उसके अलावा वो किसी और काम में पार्टिसिपेट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो देखता है कि जब प्रोटीन आएगी तो पेप्सिन एंजाइम रिलीज होगा और वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन अगर आप फैट्स खा रहे हो या आपने शुगर खाई हो तो पेप्सिन एंजाइम उसको तोड़ने के लिए नहीं आएगा। अगर आपने फैट खाई है तो उसको तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम आएगा, अगर आपने शुगर खाई है तो उसको तोड़ने के लिए सुक्रेज एंजाइम आएगा। सो आप ये देखें कि जिस तरह की आप फूड खाते हैं उस फूड के हिसाब से एंजाइम रिलीज होता है और वो सिर्फ अपनी जो काम उसके ज़िम्मे लगाया जाता है वो उसी चीज़ की ब्रेक डाउन करता है, दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाता। जबकि कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। नॉन स्पेसिफिक से मुराद है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एक कैटलिस्ट है वो किसी एक ख़ास चीज़ की ही ब्रेक डाउन करेगा। यानी कि अगर जिंक ऑक्साइड कोई कैटलिस्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को जलाने के लिए इस्तेमाल होगा, बल्कि ये भी हो सकता है वो चीज़ को मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल हो जाए, ये भी हो सकता है वो सॉलिड चीज़ों की ब्रेक डाउन के लिए इस्तेमाल हो जाए। सो कैटलिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। एक काम करवाना चाहते हैं आप ये भी करवा सकते हैं, उससे कोई और काम करवाना चाहते हैं तो वो उस काम में भी पार्टिसिपेट कर जाता है, जबकि एंजाइम्स ऐसा नहीं करते। फोर्थ फंक्शंस आता है कि एंजाइम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। एंजाइम की जो केमिकल नेचर होती है या बनावट होती है या जो साख्त है, मेकिंग है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि एंजाइम कुदरत बनाती है हमारी बॉडी के अंदर और कुदरत की मेकिंग जो है वो 100% होती है, इंसान उसके मुकाबला नहीं कर सकता। यही वजह है कि एंजाइम्स को बनाना, लेबॉर्ट्री के अंदर खड़े होकर एंजाइम बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी इंसान की बॉडी में एंजाइम्स की कमी हो भी जाती है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम किसी दूसरे जानदार की बॉडी से, किसी जानवर की बॉडी से, किसी फिश की बॉडी से एंजाइम्स को निकालते हैं और एज अ मेडिसिन हम उसको इंसानों की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, क्योंकि इनको बनाना लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत मुश्किल होता है। जबकि कैटलिस्ट जो हैं वो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं, इनको आप लेबॉर्ट्री के अंदर खड़े होकर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिंक ऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो आप एक केमिकल जिंक का उठा लें, एक आप ऑक्सीजन उठा लें, उन दोनों को आपस में मिक्स कर दें तो आपने कैटलिस्ट बना लिया। तो कैटलिस्ट को बनाना आसान होता है जबकि एंजाइम को बनाना मुश्किल है। ये कौन बनाता है, ये कुदरत ही आपके लिए बनाती है, इंसान के बस की बात नहीं होती। सो ये कॉम्प्लेक्स हैं और ये क्या होते हैं, ये बहुत सिंपल होते हैं। जो आखिरी डिफरेंस है इसको ज़रा गौर से देखिएगा। वो कहते हैं कि एंजाइम स्पीड ऑफ एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सपोज करें मेरे पास ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने क्या करना है, बॉडी में मैंने शुगर खाई है कि इतने सारे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं
और मेरे पास ये थोड़ा सा एंजाइम है, ठीक है, जबकि ये बहुत सारा कोई केमिकल है। इस केमिकल को तोड़ने के लिए मेरे पास ये कैटलिस्ट है। तो आप देखिए मैंने तकरीबन बराबर ही केमिकल रखा है और बराबर ही एंजाइम या कैटलिस्ट रखा है। अब ये जो थोड़ा सा एंजाइम है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर को तोड़ने की सलाहियत रखता है, यानी कि इसके काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास इतनी ज़्यादा बॉडी के अंदर शुगर है तो आपको इतना ही ज़्यादा एंजाइम चाहिए। एंजाइम की थोड़ी सी मिकदार भी होगी तो वो एक ख़ास मिकदार में या एक ख़ास लेवल तक बड़े मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन कर सकती है, जबकि कैटलिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट के लिए ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा चीज़ को आपने तोड़ना है आपके पास कैटलिस्ट भी उतना ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ी सी मिकदार में जो कैटलिस्ट है वो बड़ी मिकदार में केमिकल रिएक्शन नहीं करवा सकता। तो जिस चीज़ को आपने तोड़ना है उस चीज़ का जो साइज़ है आपको उतनी ही मिकदार में कैटलिस्ट चाहिए होता है, यानी कैटलिस्ट आपको ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है। जबकि एंजाइम से अगर आपने किसी चीज़ को तोड़ना है तो एंजाइम की थोड़ी सी मिकदार भी ज़्यादा चीज़ को तोड़ने की सलाहियत रखती है। बट यहाँ पे भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप ऐसा ना करें कि इस लेवल को बढ़ा के आप इतना कर दें कि एंजाइम आप इतना ज़्यादा कर, ये सबस्ट्रेट आप इतना ज़्यादा कर दें और उसके बाद आप एंजाइम से कहें कि आप सारे को तोड़ें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंजाइम की थोड़ी सी मिकदार अपने से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन को करवा सकती है, बट अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट। अगर आप उसकी लिमिट से ज़्यादा बर्डन एंजाइम के ऊपर डाल देंगे और एंजाइम से कहेंगे कि इसको भी तोड़ो, तो एंजाइम कहेगा जी मैं ये काम नहीं कर सकता। ये ऐसे ही है कि मैं आपको कहूँ कि कल आपने एक चैप्टर का टेस्ट तैयार करके आना है तो आप एक चैप्टर का टेस्ट आसानी से तैयार करके आ जाएंगे, या मैं आपसे कहूँ कि कल आपने 3 चैप्टर का टेस्ट तैयार करके आना है तो आप 3 चैप्टर भी तैयार करके आ जाएंगे। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कल पूरी बुक तैयार करके आनी है तो फिर आप बिल्कुल भी वो तैयार नहीं कर सकते। वजह क्या है कि आपके काम करने की या याद करने की कैपेसिटी है, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा बर्डन अगर आपके ऊपर डाला जाएगा तो आप बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, फिर तो आप कोई भी चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं करेंगे। सेम केस एंजाइम के साथ होता है कि एंजाइम थोड़ी सी मिकदार हो तो वो ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं, बट अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन डाल देंगे, आप उसको कहेंगे कि सबको तोड़े, तो एंजाइम कुछ चीज़ों की तो ब्रेक डाउन कर देगा बट बाकियों को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। अगर मैं पूरी बुक का कहूँगी तो आप कुछ चैप्टर तो तैयार कर लेंगे लेकिन पूरी बुक आप तैयार नहीं कर सकते। जबकि कैटलिस्ट के केस में क्या है कि स्पीड ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट कितनी तेजी से किसी चीज को तोड़ते हैं ये डिपेंड करता है कि कितनी मिकदार में कैटलिस्ट मौजूद है। जितना कैटलिस्ट ज्यादा होगा ये उतनी जल्दी चीज को तोड़ेगा, जबकि एंजाइम के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा भी एंजाइम मौजूद होगा तो वो एक बड़ी मिकदार में चीज़ को तोड़ने की सलाहियत रखता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक होता है कवर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।